क्या आप एक ऐसी जगह इमेजिन कर सकते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, पत्थर और झुलसा देने वाली धूप हो, जहां पानी की एक बूंद सोने से भी कीमती हो? अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि उसी बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच इंसान ने एक पूरी नदी बना दी है। जी हाँ, एक आर्टिफिशियल रिवर। और ये नदी समंदर के खारे पानी से भरी है, जिसे बाद में एक जादुई प्रोसेस से मीठा, पीने लायक पानी बना दिया जाता है। ये कोई साई-फाई मूवी की कहानी नहीं, बल्कि इजराइल का वो करिश्मा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे किया उन्होंने ये नामुमकिन काम? कैसे समंदर को रेगिस्तान में खींच लाए और कैसे उस खारे पानी को अमृत बना दिया? चलिए आज इस अनोखे इंजीनियरिंग मार्वल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं इंसानी जज्बे और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जीत की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक देश का सबसे बड़ा सपना, इजराइल के सदर्न हिस्से में फैला नेजेव डेजर्ट एक ऐसी जगह थी जिसे लोग डेड लैंड यानी मृत भूमि मानते थे। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता था। बारिश साल में बस कुछ हफ्तों के लिए होती थी और जमीन के नीचे का पानी भी धीरे धीरे सूख रहा था। उस देश के लिए, जिसके लिए खेती बाड़ी उसकी लाइफलाइन थी, ये एक बहुत बड़ा संकट था। कई परिवार दूर दराज के इलाकों से ट्रकों में लाए गए पानी पर जिंदा थे, लेकिन इस नाउम्मीदी के बीच उनसे कुछ ही मील दूर था मेडिटेरेनियन सी, विशाल, अनंत और खारे पानी से भरा हुआ। बस यहीं से जन्म हुआ इजराइल के सबसे हिम्मत वाले फैसले का, समंदर को जमीन पर लाने का, रेगिस्तान के दिल में उतारने का। साल 2000 में लगभग $3 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ द डेजर्ट वाटर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये रेगिस्तान को जीतने की एक जिद थी, जमीन तैयार करने का सुपर प्लान। इससे पहले कि पानी की एक बूंद भी लाई जाती, सबसे पहला और मुश्किल काम था उस बंजर, कठोर जमीन को एक वर्केबल कंस्ट्रक्शन साइट में बदलना। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार और हवा के हजारों मेजरमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने रेत के टीलों का एक पूरा 3D मैप तैयार किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी जगह कंस्ट्रक्शन के लिए आखिर स्टेबल है। सर्वे टीम्स ने महीनों तक रेगिस्तान में कैंप लगाकर जमीन के नीचे 100 फीट तक ड्रिल करके मिट्टी की परतों को स्टडी किया। इसके बाद शुरू हुआ जमीन को लेवल करने का काम। सैकड़ों बुलडोजर्स ने रेत के ऊंचे टीलों को काटकर नीचे के हिस्सों में भरना शुरू किया। मकसद था एक स्मूथ और ऐसी सतह बनाना जो भारी भरकम वजन सह सके। हर हिस्से को सर्वेयर्स की निगरानी में लेवल किया गया, लेकिन सिर्फ लेवल करना काफी नहीं था, उस ढीली रेत को मजबूत बनाना जरूरी था। इंजीनियर्स ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने लंबे स्प्रिंकलर आर्म्स और अंडरग्राउंड पाइप से पूरी साइट पर पानी का छिड़काव किया। इससे रेत के कण आपस में चिपक गए। जब रेत में सही नमी आ गई, तब भारी भरकम रोलर्स ने उस जमीन को दबाना शुरू किया ताकि उसके अंदर की हवा निकल जाए और वो केक के बेस की तरह सॉलिड हो जाए। जब ये सतह सूखी तो वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उस पर क्रेन्स, मिक्सर्स और सप्लाई ट्रक्स आराम से चल सकते थे। ये एक सॉलिड फाउंडेशन थी जो सिर्फ रेत और पानी से बनी थी। रेगिस्तान में नदी की खुदाई। जमीन तैयार होने के बाद शुरू हुआ इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा खुदाई का काम। सैकड़ों एक्सकवेटर्स और बड़े बड़े डंप ट्रक्स ने इस काम को अंजाम दिया। हर रोज लगभग 70,000 टन रेत और मिट्टी को नेगेव डेजर्ट से निकाला जाता था। 1200 से ज्यादा इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और मजदूर दिन रात अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते थे, 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी को सहते हुए। ये जो कैनाल यानी नदी खोदी जा रही थी, उसका शेप यू प्रोफाइल का था, जो नीचे से लगभग 150 फीट चौड़ी और 23 फीट गहरी थी। सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी प्रिसिजन। पानी बिना पंप के नेचुरली बह सके, इसके लिए कैनाल का स्लोप हर एक 100 फीट पर 1 इंच से ज्यादा नहीं रखा गया। सोचिए, इतनी लंबी दूरी पर इतना परफेक्ट अलाइनमेंट। सर्वेयर्स हर एक 160 फीट पर लेजर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से इसको चेक करते थे। खुदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल कैनाल के दोनों तरफ 10 से 16 फीट ऊंचे बांध बनाने में किया गया। पानी रोकने का कॉन्क्रीट फॉर्मूला। रेगिस्तान की रेत की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी प्यास। अगर उस पर पानी डाला जाए तो वो घंटों में उसे सोख लेती। अगर कैनाल को छोड़ दिया जाता तो समंदर से लाया गया सारा पानी जमीन में ही समा जाता। इसलिए कैनाल की लाइनिंग यानी उस पर परत चढ़ाना प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल स्टेज था। सबसे पहले कैनाल के बेस और ढलानों पर 2 इंच मोटी महीन रेत की लेयर बिछाई गई। फिर उसके ऊपर 4 से 5 इंच मोटे कंक्रीट के पैनल्स लगाए गए। हर पैनल के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स छोड़े गए और उन्हें गर्म बिटुमेन सीलेंट से भर दिया गया ताकि पानी बिल्कुल भी लीक ना हो और गर्मी से कंक्रीट फैले तो उसे जगह। जिन जगहों पर जमीन कमजोर थी, वहां कंक्रीट के नीचे एक स्पेशल प्लास्टिक की शीट, जिसे HDPE जियो मेम्ब्रेन कहते हैं,
बिछाई गई। कुल मिलाकर 220 माइल से ज्यादा लंबी कैनाल को कंक्रीट से लाइन किया गया, जिससे ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वाटरप्रूफिंग सिस्टम बन गया। ऊपर से देखने पर ये आसमान में चमकती एक सिल्वर रिबन जैसी लगती थी, जो रेगिस्तान के सीने को चीर कर जा रही थी। समंदर के पानी को पीने लायक बनाना तो अब आर्टिफिशियल नदी तैयार थी और मेडिटेरेनियन सी का पानी उसमें आ चुका था, लेकिन ये अभी भी खारा पानी था जो पीने या खेती के काम नहीं आ सकता था। अब शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट का सबसे हाईटेक हिस्सा, डीसैलिनेशन, यानी खारे पानी को मीठा बनाना। स्टेप 1, फिल्ट्रेशन। समंदर का पानी जब डीसैलिनेशन प्लांट में आता है तो सबसे पहले उसकी मैकेनिकल सफाई होती। इसमें से बड़ा कचरा, पत्थर और तेल जैसी चीजें निकाल दी जाती हैं। इसके बाद पानी को मैसिव फिल्ट्रेशन टैंक से गुजारा जाता है। इन टैंक्स के अंदर लाखों पतले पतले हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि पानी में मौजूद छोटी से छोटी गंदगी, एल्गी, बैक्टीरिया तक को रोक लेते हैं। स्टेप 3, असली जादू, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे घरों के वाटर प्यूरिफायर्स में होती, लेकिन यहाँ इसका स्केल हजारों गुना बड़ा है। इस प्रोसेस में पानी को हाई प्रेशर पंप से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जरिए फोर्स किया जाता है। ये मेम्ब्रेन एक ऐसी जाली है जिसके छेद बाल से भी सैकड़ों गुना छोटे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी के शुद्ध मॉलिक्यूल्स को ही आगे जाने देती है और नमक, हैवी मेटल्स और दूसरे केमिकल्स को पीछे ही रोक लेती है। स्टेप 4, रिमिनरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। RO प्रोसेस के बाद पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें से जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी निकल जाते हैं। ऐसा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए डोजिंग सिस्टम्स के जरिए इस पानी में हल्के फुल्के जरूरी मिनरल्स वापस मिलाए जाते हैं। इसके बाद ओजोन से इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है और आखिर में थोड़ा सा क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि पाइपलाइंस में भी पानी सुरक्षित रहे। इस पूरे प्रोसेस के बाद समंदर का खारा पानी एक मीठा, साफ और पीने लायक अमृत बन जाता है, जो उस आर्टिफिशियल रिवर में छोड़ दिया जाता है। पूरे देश की प्यास बुझाने के लिए बंजर जमीन पर हरी क्रांति। जब मीठा पानी उस नदी के जरिए नेगेव डेजर्ट तक पहुंचा तो वहां सब कुछ बदलने लगा। जो जमीन धूप से झुलसकर फट चुकी थी, उसमें जिंदगी लौटने लगी। जो किसान सूखे की वजह से अपनी जमीन छोड़कर चले गए थे, वो वापस आने लगे। नेशनल वाटर कैरियर नाम के इस सिस्टम से पानी को छोटी छोटी नहरों और प्रेशर पाइप्स के जरिए हर खेत तक पहुंचाया गया। यहाँ इजराइल ने अपनी ही खोजी हुई टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन का भरपूर इस्तेमाल किया। इस टेक्नोलॉजी में पानी सीधा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे पानी की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती। देखते ही देखते जो रेगिस्तान कभी सिर्फ धूल और रेत का समंदर था, वहाँ संतरे, अंगूर, गेहूं और खजूर के बाग लहलहाने लगे। सैटेलाइट से देखने पर सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक लंबी हरी पट्टी दिखाई देती है, इजराइल की ग्रीन आर्टरी, उसकी आर्टिफिशियल लाइफलाइन। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैसे इजराइल ने रेगिस्तान में से अरबों टन रेत खोदकर दुनिया की सबसे अनोखी नदी बनाई और समंदर के पानी को मीठा बनाकर अपने देश की किस्मत बदल दी। ये सिर्फ कंक्रीट और पाइप्स की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, इनोवेशन और कभी हार ना मानने की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो वो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है। आपको ये टेक्नोलॉजी और उनका विजन कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ।